जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल द लर्नर अलायंस पे। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो चुकी है। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सिंधु जल समझौता 1960। इसके लिए मैं आपको इंडस वाटर ट्रीटी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आज ये एक चर्चा का विषय बनी हुई है। ये आप हमारे साथ देख पा रहे होंगे। ये एक फोटो मैंने इसमें लगाई हुई है, जिसमें सिंधु जल समझौता के नीचे जो क्षेत्र बना हुआ है वर्तमान में सिंध प्रांत का क्षेत्र है, जहाँ पे नदियां बहती हैं। और हम देख पा रहे होंगे बगल में एक मैप बना हुआ है, जहाँ पे पांचों जो 6 नदियां हैं सिंधु जल तंत्र की, उनके विवाद के बारे में चित्र बनाया हुआ है। नीचे ये फोटो है जिसमें लेफ्ट ओर हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और उनके बगल में बैठे हुए हैं जनरल अयूब खान। ये जो समझौता है वो कराची में किया गया था और नेहरू जी इसके लिए कराची विजिट पर गए हुए थे। आगे मैं आपको बता दूं कि हमने आपकी राजनीति समझ को विकसित करने के लिए द लर्नर अलायंस नाम से एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप चैनल भी द लर्नर अलायंस से नाम से बना हुआ है। और इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस से संबंधित MCQs, क्लासेस, एम्स और नोट्स प्राप्त होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में मई और जून माह में, लगभग आज से 4 माह पहले, भारत में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें टूरिस्टों को गोली मार दी गई थी। इसके विरोध में भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान पर जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत ने पाकिस्तान के लगभग 11 एयरबेस और 8 से 10 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिए थे। अतः पाकिस्तान ने भारत पर हमले करने का प्रयास किया, जिसके विरोध में भारत ने तत्काल प्रभाव से सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया गया। अभी पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया है और भारत सरकार द्वारा कहा गया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ये यदि पानी बहेगा तो खून नहीं बहेगा, खून बहेगा तो फिर पानी नहीं बहेगा। और भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते की दोबारा समीक्षा करने के लिए आदेश दिए हैं। इसी के लिए यह प्रश्न आज के समय मुख्य समाचार बना हुआ है और पेपर में प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा हो जाती है। चलिए तो हम जानते हैं। तो हम परीक्षा की दृष्टि से यह जानने का प्रयास करेंगे कि सिंधु जल समझौता आखिर है क्या, जिसे लेकर तब विवाद बना हुआ है, और यह क्यों किया गया है और कब किया गया और किसके बीच हुआ है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंधु जल समझौता है क्या। तो 19 सितंबर 1960 को सिंधु नदी घाटी एवं उसकी 5 सहायक नदियों झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी एवं सतलुज के जल के उपयोग को लेकर विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच पाकिस्तान के कराची में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे हम सिंधु जल समझौता कहते हैं। तो आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये है पाकिस्तान के जनरल अयूब खान और ये बगल में बैठे हैं हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू। और ये तब के अखबार की एक कटिंग है जो आपके ज्ञान को विकसित करने के लिए लगाई गई है। ये मेरे दाहिनी ओर एक इमेज बनी हुई है जिसमें नेहरू और अयूब खान पाकिस्तान में रोड शो कर रहे हैं। ये पहले चलन होता था कि जब किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री आता था तो उसे बहुत सम्मान के साथ एक राजकीय स्वागत सत्कार के साथ पूरे में परेड कराई जाती थी। मैंने एक इमेज आपके लिए क्रिएट की है, ये आप देख सकते हैं कि एक ओर पंडित नेहरू बैठे हुए हैं और दूसरी ओर हमारे जनरल अयूब खान बैठ करके चर्चा कर रहे हैं और ये विश्व बैंक के प्रतिनिधि और हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है वो खड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं कि सिंधु जल समझौते में कितनी नदियां शामिल हैं।
तो सिंधु नदी तंत्र जो है उसमें लगभग पूरी मिलाकर के 6 नदियां हैं: सिंधु, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी और सतलुज। चूंकि भारत हमारा ऊंचाई की ओर स्थित है और जितनी नदियां ये निकलती हैं सभी की सभी भारत से प्रभावित होती हुई जाती हैं। अधिकांश नदियों का उद्गम तिब्बत क्षेत्र में हुआ है, परंतु ये नदियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण भारत के पास था, जो विवाद का कारण बन रहा था। दूसरी बात हमें याद रखना है कि ये समझौता किस स्थान पर हुआ है। तो स्थान यदि हम देखें तो ये समझौता पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। पाकिस्तान के 3 सबसे बड़े शहर माने जाते हैं। उस समय केवल कराची और लाहौर थे, वर्तमान में इस्लामाबाद। ये 3 शहर पाकिस्तान की रीढ़ हैं। तो कराची में ये समझौता हुआ था। मध्यस्थता की थी इसमें विश्व बैंक ने, और समय है 19 सितंबर 1960। इसमें 2 प्रकार की नदियों की चर्चा की गई थी। सिंधु जल, जो आप चित्र में देख पा रहे होंगे, इस इमेज में जो हरे कलर की नदियां बनाई गई हैं वो नदियों का जल पाकिस्तान को प्राप्त हो रहा है। ये आप देख पाएंगे सिंधु, झेलम और चिनाब। और जो आप ये भगवा कलर से बनी हुई पंक्तियां जो देख रहे हैं ऑरेंज कलर से, रावी, ब्यास और सतलुज, इसका जल सीधे सीधे भारत में जा रहा है। यही इस समझौते का मुख्य बिंदु था। अभी हम देखेंगे आगे। इस समझौते के द्वारा देखिए आप, सिंधु नदी एवं इसकी पश्चिमी सहायक नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब को और जल के उपयोग पर पाकिस्तान का अधिकार और नियंत्रण होगा, जबकि सिंधु की पूर्वी सहायक नदियों ब्यास, रावी एवं सतलुज के जल के उपयोग पर भारत को अधिकार दिया गया। जो नदियां हैं इनको हमने 2 भागों में बांट लिया है। कुछ पश्चिमी नदियां हैं, कुछ पूर्वी नदियां हैं। पश्चिमी नदियां ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये सिंधु, झेलम और चिनाब। और पूर्वी नदियों में कहा जाएगा, पूर्वी नदियां हैं ब्यास, रावी और सतलुज। चूंकि जल राशि एक प्रवाहमय चीज होती है तो इसको पूर्ण रूप से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए जो जल का उपयोग होगा उसका 80%, पश्चिमी नदियों का 80% जल पाकिस्तान प्रयोग करेगा, बाकी 20% जल भारत उपयोग करेगा। इसी के साथ पूर्वी नदियों का 80% जल भारत प्रयोग करेगा और जो उपयोग के दौरान जो जल बच जाएगा वह पाकिस्तान में जाएगा। ये इस समझौते का मुख्य बिंदु था। आगे हम देखते हैं, सेकंड पॉइंट है, यह समझौता 80:20 के अनुपात पर आधारित था, जिसमें दोनों देशों के जल का सीमित उपयोग करने एवं सिंधु की पूर्वी सहायक नदियों पर भारत को 80% नियंत्रण प्राप्त होगा और शेष 20% जल पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, ठीक इसी प्रकार सिंधु की पश्चिमी सहायक नदियों पर भारत को 20% अधिकार प्राप्त होगा और शेष 80% जल पाकिस्तान के उपयोग हेतु छोड़ दिया जाएगा। अब इसमें प्रश्न आता है कि ये 20% में क्या करेंगे। तो 20% जल में हम जल विद्युत परियोजनाएं या छोटे सिंचाई संयंत्र लगा सकते हैं। बाकी 80% जल आपके उपयोग के लिए, उसमें आप उसका कुछ भी कर सकते हैं। आप उसको रोक सकते हैं, उन पर बांध बना सकते हैं, उनसे नहर बना करके पानी दूसरी ओर मोड़ सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें था, इस समझौते के द्वारा एक स्थायी सिंधु आयोग बनाने की भी व्यवस्था की गई। सिंधु आयोग में एक आयुक्त होगा, तो दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल बैठेंगे और इस आयोग के द्वारा एक दूसरे को जल के उपयोग से संबंधित सूचनाएं, यदि कोई जल को संबंधित कोई विवाद होता है तो उसके समाधान की व्यवस्था की जाएगी और शांतिपूर्ण रूप से इस जल का समाधान होगा। नीचे मैंने नोट लिखा हुआ है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से उत्पन्न भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष ऑपरेशन सिंदूर के कारण भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया है और इसकी समीक्षा करने के लिए कहा है। अब प्रश्न आता है कि ये सिंधु जल समझौता आखिर क्यों करना पड़ा, जब सभी नदियों का एक्सेस हमारे पास था, सारी नदियों का जल भारत को ही मिल रहा था, भारत से होकर जा रहा था, तो हमें इस समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नियम बने हुए हैं। जो नदियां 2 देशों या 2 से अधिक देशों से होकर के बहती हैं, उनके हिसाब से हमें कुछ जिम्मेदारियों का पालन करना पड़ता है। कुछ जिम्मेदार देश जो होते हैं वो इसको मानते हैं। जैसे भारत में भी अधिकांश नदियां तिब्बत, नेपाल और
चीन के क्षेत्र से होकर के बहती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो यदि हम पूरा एक्सेस इन सिंधु नदी की नदियों का ले लेते हैं तो चीन भी तो पानी को रोक करके हमें परेशान कर सकता है और भारत में पानी की कमी हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि सिंधु जल समझौता क्यों करना पड़ा है। चूंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1947 को ही बंटवारे की घोषणा या स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। परंतु उस समय दोनों ही देश कृषि प्रधान देश हुआ करते थे। आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से भी पिछड़ी हुई थी। भारत भी जल पर या कृषि पर आधारित देश था और पाकिस्तान भी कृषि पर आधारित देश हुआ करता था और पाकिस्तान को जल की बहुत आवश्यकता थी। 1948 में ही भारत द्वारा सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियों पर बांध बनाए गए और जल को सिंचाई के लिए उपयोग में लाया गया, जिसको लेकर के पाकिस्तान ने आपत्ति दायर की और वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और यूएन की ओर बढ़ने लगा। पाकिस्तान को भय था कि यदि भारत पानी को रोक लेगा या उसका उपयोग बढ़ा देगा तो पाकिस्तान में खेती और अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत तो पूर्ण रूप से इसी पर टिका हुआ था। पाकिस्तान का जो सबसे समृद्ध प्रांत है वह है पंजाब प्रांत और दूसरा समृद्ध प्रांत है सिंध, और यह सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर आश्रित है। इसको लेकर दोनों देशों में विवाद की स्थिति बनी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को लगा कि दोनों देशों में युद्ध न छिड़ जाए, युद्ध ऐसी परिस्थितियां भी बनने लगी थी। अतः विश्व बैंक ने दोनों देशों के बीच समझौता कराने की व्यवस्था की और 1960 में कराची में यह समझौता हुआ, क्योंकि यदि ये समझौता न होता तो दोनों देशों को तत्काल ही किसी युद्ध में उलझना पड़ता। और भारत के उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी एक आदर्शवादी प्रधानमंत्री थे जिन्हें विश्व स्तर पर बहुत सम्मान प्राप्त था। वे भारत की छवि को अच्छा रखने के लिए समझौते में शामिल हुए थे। फिर इस समझौते के बाद लगभग पाकिस्तान ने हमारे ऊपर 4 बार हमला किया है, तब भी हमने इस समझौते को न कभी छेड़ा है न बंद करने की धमकी दी है। परंतु वर्तमान में प्रधानमंत्री जी ने एक लाइन कही है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, इसके लिए इसकी समीक्षा करना जरूरी है। अब समस्या ये जाती है कि इसी वर्ष सबसे अधिक पानी भारत में बरसा है, अत्यधिक वर्षा हो रही है, तो दोनों के बीच में समझौता निलंबित हो जाने के कारण भारत द्वारा पानी को पहले रोक लिया गया, फिर अचानक से बांध के दरवाजे खोल लिए गए, जिससे पाकिस्तान में जल की सूचना न मिलने के कारण बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। अचानक से सूखा पड़ जाता है, फिर बाढ़ आ जाती है, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था समाप्त होने की ओर है और पाकिस्तान जल्द से जल्द इस समझौते को दोबारा से करवाना चाहता है। परंतु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने मध्यस्थता से पूर्णतः मना कर दिया है और फैसले को दोनों के बीच आपस में बैठकर निपटाने की बात कही है। अब हम बात करते हैं आगे के एमसी क्वेश्चन के ऊपर, एमसीक्यूज। तो अभ्यास प्रश्न इस टॉपिक से हो सकते हैं कि सिंधु जल समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ है, यह कब और कहाँ संपन्न हुआ है, सिंधु जल समझौते में कितनी नदियां शामिल हैं, उनके नाम बताइए, सिंधु जल समझौते के मुख्य प्रावधान बताइए, और सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों के नाम। नदी के किनारे कौन से शहर बसे, जैसे कराची, श्रीनगर, इनके आप नाम पूछे जा सकते हैं। सिंधु जल तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सिंधु में कौन सी नदियां सीधे आकर के सिंधु में मिलती हैं, कौन इसकी सहायक नदियों से मिलकर के जाती हैं, या सिंधु नदी पर कौन सी प्रमुख बांध या परियोजनाएं बनाए गए हैं, जैसे बगलीहार परियोजना, नीलम नदी पर भी कुछ बांध बनाए गए हैं। ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी चैप्टर से एक बड़ा प्रश्न आ सकता है आपका, हाल ही में भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को निलंबित किए जाने पर पाकिस्तान को किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, समझाइए। जैसे मैंने बताया है, खेती की समस्या हो सकती है, पानी की समस्या हो सकती है, सूखा हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, वहां पर गृह युद्ध भी हो सकता है पानी को लेकर के। अगला प्रश्न जो यूपीएससी या पीसीएस में पूछे जाने की संभावना है कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते, हाल ही में घटी भू राजनीतिक घटनाओं के संबंध में इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो ये भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है। इसी के लिए पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने, जो वहां पे प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, उन्होंने कहा है कि यदि सिंधु जल समझौता जल्द के जल्द दोबारा लागू न होगा तो वे भारत के ऊपर परमाणु बम से हमला करेंगे या भारत पर न्यूक्लियर हमला करके यहाँ के पानी को तबाह कर देंगे। तो इसी के साथ मेरी
आज की वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।